चलो देखो हमारी बेटा ये स्लाइड चल रही थी, ये स्लाइड चल रही थी। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि आप तो भूल जाते हो ना कि सर आपकी भी एक दुनिया है जिसमें हम लॉ पढ़ते हैं, है ना। आ जाओ। मिस्टेक के बाद हमने स्टार्ट करा था लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था ये सारे पॉइंट्स। देखो क्या पढ़े पढ़े लग रहे हैं आपको। एनी एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय द लॉ, एनी एग्रीमेंट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट बिजनेस एग्रीमेंट कॉज द इंजरी टू द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी, और इमोरल जो होते हैं एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या ये चीजें हमने पढ़ ली थी? हाँ। उसके बाद बेटा हमने कंपाउंडेबल भी पढ़ लिया था और अनकंपाउंडेबल भी पढ़ लिया था, है ना। चैम्पेरिटी पढ़ लिया था, मेंटेनेंस पढ़ लिया था। अब कैसे रोकूं अपने आप को पूछने से कि चैम्पेरिटी क्या होती है, कैसे रोकूं बताओ। चलो इसी बात पर कृष्णा भाई बताएगा चैम्पेरिटी का मतलब क्या होता है। बताएं बच्चे। बताएं बच्चे, चैम्पेरिटी बताएं जल्दी। हाँ बच्चे ने बता दिया। मैंने क्या पूछा था अभी? चैम्पेरिटी मेंटेनेंस, है ना। इसके बाद ये पढ़ लिए थे सारे जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं, जैसे ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, मोनोपोली क्रिएट करना, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, इंटरफेरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। पढ़ लिया था ये सब? अरे याद है आपको पिछली क्लास का कुछ? हाँ। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, ये सब पढ़ लिया था हमने। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी पढ़ लिया था, वॉइड एग्रीमेंट, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, हाँ, अनसर्टेन एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था। हाँ वेजर पढ़ लिया था क्या? वेजर आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, है ना। आइए, सबने देखी है वीडियो, है ना भाई की। आ जाओ। वेजरिंग एग्रीमेंट सुनना बच्चों। वेजरिंग एग्रीमेंट, क्या वर्ड आपने पहले सुना है ये? क्या ये वर्ड आपने सुना है पहले कभी? बताएं। अरे बोले नहीं। चलो मैं बता देता हूं, सुनना। आपने सट्टेबाजी का नाम सुना है? क्या होता है उसमें? सट्टे सट्टे, गैमलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, बैट लगाते हैं अपन। स्पेकुलेशन है, यानी बैट लगाना स्पेकुलेशन है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला क्या स्पेकुलेशन वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं क्या वो वैलिड होने चाहिए? क्या वो वैलिड होने चाहिए? क्या वहां पे आप देखना आपका जो इवेंट हो रही है उसमें कोई इंटरेस्ट है? अरे आप मैच पे पैसा लगा रहे हो मान लो, तो आपका इसमें इंटरेस्ट है कौन जीतेगा नहीं जीतेगा? नहीं। आपका इंटरेस्ट, अगर आप मान लो रन वाला खेल रहे हो, खेला है आपने कभी? आपने बोला कि भैया धोनी इतने रन मारेगा तो मैं इतने पैसे तेरे को दूंगा। धोनी ने अगर 50 से ज्यादा रन मारे तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर धोनी उससे पहले आउट हो गया तो तू मेरे को देगा। सही है। ये क्या हो गया एक तरह का, हम दोनों ने शर्त लगा ली, है ना, बेट लगा ली। आ रहा है आपको समझ में? बेट लगा ली। अब क्या मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है उसके जीतने ना जीतने, वो कैसे खेल रहा है नहीं खेल रहा, इन चीजों पे कोई इंटरेस्ट है मेरा? नहीं। मेरा इंटरेस्ट किस में है? सिर्फ जीतने में, सिर्फ जीतने में, है ना। तो हमारे यहाँ ये बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, ये क्या करते हैं? पैसे का मिसयूज करवाते हैं। ये क्या करते हैं? पैसे का मिसयूज करवाते हैं। मान लो मैं बहुत गरीब इंसान था और मेरे घर में पैसा नहीं था बिल्कुल भी, और 1 लाख रुपए मैं इससे शर्त लगाता हूं और हार जाता हूं, क्या होगा बताओ?
पैसे देने पड़ेंगे, हाँ क्या, वो अलाउड है, बताऊंगा अभी, चलते हैं आगे। सुनो, तो क्या बोला, जनरली हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे जो मैटर ऑफ चांस होते हैं, यानी जिसमें हम क्या करते हैं, बैटिंग लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, वहां पे हमारा ट्रांजैक्शन में और इवेंट में कोई उससे मतलब नहीं होता, बस हमारा मतलब किससे होता है, मनी या मनी वर्थ से, जो हम उसमें जीतने वाले हैं। डन। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। पढ़ा दूं, समझ में आ गया, देखना। आइए, वेजरिंग एग्रीमेंट कह रहा है, इट मींस एन एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन द मैटर ऑफ चांस विच इज अनसर्टेन एंड द पार्टीज विल पे और रिसीव द मनी और मनी वर्थ। आया, आया, कह रहा है ये भैया ऐसे एग्रीमेंट है जो बेस्ड है किस पे, मैटर ऑफ चांस पे, विच इज अनसर्टेन, जो क्या है, अनसर्टेन है। क्या कोई बता सकता है कि कितने रन मारेगा एग्जैक्ट, अनसर्टेन है ना। एंड पार्टीज विल पे और रिसीव द मनी और मनी वर्थ। इसका एग्जांपल है, आइए देखिए, ए एग्री टू पे 5,000 टू बी इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स एंड बी प्रोमिसेस टू पे ए लाइक अमाउंट टू ए, इट डज नॉट रेन। कह रहा है बारिश होगी तो इतने देंगे और बारिश नहीं होगी तो तू देगा। सही है, क्या हमारा ट्रांजैक्शन और इवेंट में कोई उससे हमारा लेना देना है, नहीं, हमारा लेना देना किससे है, बस पैसे से, है ना। तो कह रहा है दिस एग्रीमेंट इज वेजरिंग इन द नेचर एंड सो इट इज वॉइड। सही है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हमारा जो लॉ है बेटा वो सपोर्ट नहीं करता, वो बोलता है हम ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। आया, यानी वॉइड क्यों बोला उसे, इसलिए बोला कि हम उसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं देना चाहते। आपको शर्त लगानी है आप लगाओ, लेकिन उसको कोर्ट में लेके मत आओ। आपको शर्त लगानी है आप लगाओ, लेकिन उसको कोर्ट में लेके मत आओ। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सपोर्ट नहीं करता, और वो बोलता है इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। आया या नहीं आया, वॉइड हुआ ये। वॉइड और इलीगल में फर्क है, आपको पता है। दीदी का क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, दीदी का क्वेश्चन अच्छा है, सर लीगल है या इलीगल है। तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे ना हमारे इंडिया में स्टेट वाइज लॉ है। क्या है, स्टेट, कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि तुम खेल सकते हो लॉटरी वगैरह, कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि तुम नहीं खेल सकते। जैसे गुजरात में मना है, लेकिन दिल्ली में खेल सकते हो। ठीक है, तो स्टेट वाइज ये लॉ बना हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनना एक बात, किसी ने बोल दिया कि ये खेलना लीगल है, किसी ने बोल दिया ये खेलना इलीगल है, तो जहां इलीगल बोला वहां तो वैसे ही वॉइड हो गया। आ रहा है समझ में, लेकिन ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने वाला हूं, जहां इलीगल बोला वहां तो वैसे ही वॉइड हो गया, लेकिन जहां लीगल बोला वहां भी ये वॉइड है। जहां लीगल बोला वहां भी ये वॉइड है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भैया तुम्हें खेलना है खेलो, लेकिन हम इसकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं देंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। ऐसा कौन बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसे वॉइड ही बोल चुका है। आया समझ में आपको। तो अगर आपको किसी से शर्त लगानी है तो लगा लेना, लेकिन उसको कोर्ट में लेके मत जाना, क्योंकि कोर्ट आपको वापस भेज देगा। समझ में आया, चले चले, आ जाओ। लॉटरी का तो नाम आपने सुना ही होगा, लॉटरी, माला माल वेकले मूवी देखी होगी आपने, देखी है, गोविंदा की मूवी है। आ जाओ, सिमिलर टू दी वेजर लॉटरी एग्रीमेंट क्या होते हैं बेटा, लॉटरी इज ऑलवेज वॉइड इवन इट इज अप्रूव्ड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। इन गुजरात लॉटरी इज वॉइड प्लस पनिशेबल दैट इज इलीगल। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो कुछ कुछ स्टेट में बेटा लॉटरी को अपन क्या बोलते हैं, इलीगल भी बोलते हैं। तो अगर इलीगल हो गई तो वॉइड अपने आप ही हो गई, लेकिन इलीगल होने से एक तड़का लग जाता है पनिशेबल का, पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। समझ में आया। अगर जहां पे वो लीगल है वहां पे पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पे वॉइड हो जाएगा वो। आ रहा है या नहीं आ रहा। आप लॉटरी में खेल सकते हैं, लेकिन मान लो आपने लॉटरी लगाई और आपकी लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, 10 करोड़ की।
आप गए वहां पे, वो पैसा नहीं दे रहा, आप उसके बिहाफ मतलब उस केस में आप उस पे सूट फाइल करके कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इस बात पे जोर देता है कि भैया ये सब काम आप मत करो, मेहनत से पैसा कमाओ, ये जो पैसा है ये गरीब आदमी को बर्बाद कर देगा। आ रहा है समझ में आपको? तो इसलिए इसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में डाला है। करेक्ट है नहीं है? क्या जुआ खेलना अच्छी चीज है? तो सीधा आपको समझ में आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। हाँ, तो इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको बैक नहीं करता और वो बोल देता है सीधा सीधा कि बेटा ये क्या है, वॉइड है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो वेजरिंग एग्रीमेंट कैसे होते हैं बताइए? बहुत तेज आवाज आनी चाहिए आपकी। कैसे होते हैं? वॉइड, और समवेयर वॉइड प्लस पनिशेबल। समझ में आया? अगर लीगल भी है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा लीगल है उस वाले स्टेट में, तो क्या लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो। वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। आया या नहीं आया? अब देखो, दीदी बात कर रही थी मुझसे, कह रहा है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन भी क्या होती है? सिमिलर टू वेजर होती है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन भी क्या होती है बेटा? सिमिलर टू वेजर होती है। आइए, कह रहा है इफ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन इज ऑफ द वेजरिंग नेचर, दैट इज पार्टी आर इंटरेस्टेड इन द मनी, देयर इज नो डिलीवरी ऑफ द गुड्स, देन इट बिकम्स वॉइड। क्या बोला? अगर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन ऐसी है जहां पे पार्टीज का ना बेटा आपस में गुड्स में कोई लेना देना नहीं हो रहा, बस पैसे में लेना देना हो रहा है। समझ में आया आपको? देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो आओ, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल पूछूंगा मैं। राम एग्री टू सेल 100 kg पोटैटो टू रहीम आफ्टर 3 months फॉर ₹100 पर केजी। समझ में आया? राम क्या कर रहा है बेटा? एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, किसके साथ? रहीम के साथ, कि मैं तेरे को क्या देगा, बोलो। हाँ, 100 किलो पोटैटो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से। आइए, ऑन ड्यू डेट पार्टी सेटल द एग्रीमेंट विदाउट टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय गिविंग और रिसीविंग द डिफरेंशियल प्राइस। ये समझ में आया? देखो, राम ने बोला भैया 100 किलो टमाटो 100 रुपए के भाव से दे दे। क्लियर है? लेकिन जब 3 महीने बाद बात आई तो उसने बोला भैया मैं टमाटो नहीं दे सकता 100 किलो। अब मार्केट में जो था वो प्राइस हो गया 110 रुपए। मार्केट में क्या हुआ? प्राइस 110 रुपए हो गया। तो अब रहीम क्या बोलेगा? तेरी वजह से मेरे को 10 रुपए महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो तू भाई मेरे को बस 10 रुपए के हिसाब से 100 किलो पे पैसा दे दे, 1000 रुपया। समझ में आया? तो उसने कैसे सेटल कर लिया इस बार कॉन्ट्रैक्ट? उसने बोला मेरे को टमाटो वमाटो नहीं चाहिए, तेरी वजह से मेरे को महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो इसलिए 10 रुपए के हिसाब से मेरे को पैसा दे दे। आया नहीं आया? आया नहीं आया? नहीं आया समझ? दोबारा समझाता हूँ। ये एग्रीमेंट समझ, ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? अरे राम ने बोला रहीम को कि 100 किलो मेरे को टमाटो दे दे। ये बात समझ में आ रही है? हिंदी बोल रहा हूं मैं, आ रही है? लेकिन 3 महीने की बात हुई थी। कितने महीने की बात हुई थी? 3 महीने की। 3 महीने बाद राम बोलता है कि मैं आपको टमाटो नहीं दे पाऊंगा। क्या बोला? मैं टमाटो नहीं दे पाऊंगा। तो रहीम ने बोला कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन अब आपकी वजह से मेरे को मार्केट से खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा नहीं खरीदना पड़ेगा? टमाटो तो चाहिए था उसको, आपकी वजह से मेरे को मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट में मेरे को 110 का मिल रहा है, आप कितने का दे रहे थे? तो कितने रुपए महंगा मिल रहा है? तो कह रहा है आपकी वजह से महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो 10 रुपए आप मेरे को दे दो पर किलो पे। आया नहीं आया? आया नहीं आया? तो उन्होंने ये ट्रांजैक्शन क्या कर ली बेटा? क्लोज कर ली। कैसे? बस मनी में और मनी वर्थ में। डिलीवरी ली क्या उन्होंने? डिलीवरी कब लेते? जब टमाटो घर आता। आ रहा है नहीं आ रहा? भैया उन्होंने डिलीवरी नहीं ली, उन्होंने बस पैसे में सेटलमेंट कर लिया। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन हो गई? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन हो गई। ऐसी ही ट्रांजैक्शन तो बेटा शेयर मार्केट में होती है, जहां पे आप डिलीवरी नहीं लेते। अभी आपने खेला ही नहीं होगा। हाँ, तो वो शेयर मार्केट खेलोगे तब समझ में आएगा। अब देखो इधर की तरफ,
कह रहा है इफ नॉर्मल ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ वेजरिंग इन द नेचर द पार्टी सेटल द एग्रीमेंट। अगर यहाँ पे वो डिलीवरी दे देता तो क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाता? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो किस में था? पोटैटो लेने में। लेकिन अगर पोटैटो ही यहाँ से खत्म कर दिए इस वाले एग्जांपल में, तो उनका नेचर, उनका इंटरेस्ट ही वेजरिंग नेचर का हो गया, कि वो तो बस प्राइस से अपने आप को वो कर रहा था, प्राइस से अपने आप को इंक्रीज, प्राइस होने की वजह से अपने आप को बचा रहा था कि प्राइस इंक्रीज से मैं बच जाऊं, इसलिए एग्रीमेंट में आ गया था। आ रहा है समझ में आपको? लेकिन देखो यहाँ पे कह रहा है पार्टी सेटल द क्लेम थ्रू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स देन इट इज वैलिड, तब ये वैलिड हो जाएगा। अगर डिलीवरी हो जाएगी तो वो स्पेकुलेटिव नेचर का नहीं होगा। स्पेकुलेटिव नेचर का ये मतलब होता है जहां पे डिलीवरी नहीं होती, बस हम प्राइस में सेटलमेंट कर लेते हैं। हम किस में सेटलमेंट कर लेते हैं? प्राइस में सेटलमेंट कर लेते हैं। आया नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं होगा? एग्रीमेंट में आए थे भाई, कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, देने पड़ेंगे। चले, क्या स्पेकुलेटिव समझ में आया आपको? क्या वेजर समझ में आया? आगे चले, चलो। अब बात हो रही है कोलेटरल ट्रांजैक्शन की, फिर खत्म हो रहा है ये, आ जाओ। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? क्या? ये वो कोलेटरल नहीं है। कॉल, यहाँ पे कोलेटरल का मतलब है सहायक। क्या है? सहायक। यानी उसके साथ वाली जो ट्रांजैक्शन है, उसके साथ वाली ट्रांजैक्शन। देखना आप, देखो, इट मींस सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन विच वैलिडिटी डिपेंड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, जिसकी वैलिडिटी मेन एग्रीमेंट से डिपेंड करती है, यानी उससे ही ड्राइव होती है। समझ में आया? देखो, कह रहा है अगर मेन एग्रीमेंट हमारा वैलिड है तो कोलेटरल एग्रीमेंट भी हमारा वैलिड हो जाएगा। अगर मेन हमारा वॉइड है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोलेटरल भी वॉइड हो जाए, वो वैलिड भी हो सकता है। लेकिन अगर मेन हमारा इलीगल है और उसका कोई भी सपोर्टिंग एग्रीमेंट होगा तो वो भी इलीगल हो जाएगा। समझ में आया? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही तमीज के साथ। कृष्णा भैया गुजरात में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? गुजरात में, जहां पे लॉटरी में डील करना या लॉटरी खेलना इलीगल माना जाता है। क्या माना जाता है? इलीगल माना जाता है। और इन्होंने उज्जवल से एक लोन लिया और लोन का पर्पस इन्होंने यही बताया कि मेरे को लॉटरी खेलने के लिए चाहिए। क्या बताया इन्होंने? कि लॉटरी खेलने के लिए मेरे को लोन चाहिए। उज्जवल ने बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, ले जल्दी ले, पैसा ले जा। उज्जवल ने इसको पैसा दे दिया 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए इसने लॉटरी में लगाए और ये हार गया या जीत गया, जो मर्जी हुआ। लेकिन बाद में उज्जवल इससे पैसा मांगने आता है, या हार गया, ये बाद में उज्जवल पैसा मांगने आता है तो ये बोलता है नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पे पैसा नहीं है। क्या उज्जवल यहाँ पे कोर्ट की हेल्प ले सकता है? क्यों? क्योंकि उसने जो पैसा दिया वो किस लिए दिया? इलीगल काम के लिए दिया। तो अगर इलीगल काम के लिए पैसा दिया तो उसका जो कोलेटरल एग्रीमेंट है वो भी एक तरह का इलीगल एग्रीमेंट हो गया, और वो क्या बन गया बेटा? वॉइड। सही है? समझ में आया? तो उस केस में क्या उज्जवल को कोई भी हेल्प मिलेगी? आंसर इज नो। यही नीचे लिखा हुआ है, आ जाओ पढ़ लो, आ जाओ पढ़ लो। डी, ए डेटर टुक द लोन फ्रॉम सी क्रेडिटर फॉर बाइंग द लॉटरी टिकट इन गुजरात, जहां पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है, फॉर ₹1000 एंड बॉट द लॉटरी टिकट फ्रॉम धन लॉटरी। डी वॉन द लॉटरी कितने रुपए की? 1 करोड़ की। यहां पे डी जीत गया क्या? हाँ, जीत गया। देखना, हाउ एवर धन लॉटरी रिफ्यूजेस टू पे द लॉटरी अमाउंट टू डी। धन लॉटरी ने क्या बोला? जीत तो गया, पैसा नहीं मिलेगा। देखो, अब क्वेश्चन ये है, कैन डी रिकवर द लॉटरी अमाउंट? कैन सी रिकवर द मनी फ्रॉम डी? आंसर देख लो, लोन एग्रीमेंट बिटवीन डी एंड सी इज वैलिड। हाँ, एग्रीमेंट तो वैलिड है, लेकिन देखो वेजरिंग एग्रीमेंट इज इलीगल। जो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो गुजरात में क्या हो गए? एक तरह से इलीगल लॉटरी वाला। तो कह रहा है इन बोथ द एग्रीमेंट नो लीगल हेल्प कैन बी टेकन अदर, बोथ अदर, बोथ अदर क्या है? इलीगल है। बोथ आर आएगा यहाँ पे, बोथ आर इलीगल।
इसने सुनो ये बात नॉर्मली बोली है, लोन एग्रीमेंट नॉर्मली तो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, लेकिन किस लिए दिया था पैसा, लॉटरी के लिए, तो वो भी इलीगल हो गया, तो यहाँ पे बहुत इलीगल हो गए। नॉलेज नहीं होगी तो वैलिड होगा, लेकिन अगर पर्पस ऑफ द लोन यही था कि पैसा आपको कहीं इलीगल एक्टिविटी में लगाना है, तो वो भी इलीगल हो जाएगा। वॉइड है, लेकिन लेकिन लोन वाला वैलिड है। अगर दिल्ली में होगा, मान लो दिल्ली में हुआ, जहां पे दिल्ली में हुआ और दिल्ली में लॉटरी इलीगल नहीं है, यानी लीगल है, लीगल है और लॉटरी वाला पैसा नहीं दे रहा, तो आप लीगल हेल्प नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है कि हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते, जुए वुए को हम सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर दिल्ली में लॉटरी खेलने के लिए लोन लिया होता जहां पे लॉटरी लीगल है, तो वहां पे तो जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, कौन सा वाला, लॉटरी वाला। और जो कोलेट्रल है वो क्या हो गया, वैलिड हो गया, कौन सा वाला, लोन वाला। आया या नहीं आया, ले सकता है। क्लियर है, क्लियर है क्या सब कुछ? आइए अब इसको एक बारी बुक से देखते हैं, बुक में और भी चीजें हैं। प्लीज बुक में आ जाइए प्यारे बच्चों। देखना ये इस चैप्टर में ये चीजें थी, क्या खत्म कर ली हमने? हाँ, ये सब चीजें क्या खत्म कर ली है, देखना, देखी देखी लग रही है आपको? सब देखा हुआ है? चले, आ जाओ। बेटा कहां तक पढ़ लिया था अनुष्का उस दिन? ये रहा वेजर 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 वेजर। वेजर पढ़ो, आ जाओ। पेज नंबर बता देता हूं आपको, 1.64, 1.64। आइए, वेजर होता है मैडम। देखो कह रहा है दोनों ही साइड कहां पे है, विन और लूज पोजीशन पे है, कोई भी जीत सकती है कोई भी हार सकती है। आइए, सही है, क्या समझ में आई यहां तक की बात? आइए, एग्जाम्पल कह रहा है, वही वाला एग्जाम्पल है, रेन वाला। बारिश होगी तो पैसा मिलेगा, बारिश नहीं होगी तो पैसा हम तुझसे लेगा। यही है ना, शर्त लगा रहे हैं यार दो लोग खड़े होके, कह रहा है बारिश होगी तो तू पैसे देगा, नहीं होगी तो मैं दूंगा। सही है, आ जाओ। एसेंशियल पढ़ लो वेजर के, ध्यान से पढ़ना एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल ध्यान से। आइए, पहला क्या है, देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, यानी वहां पे प्रॉमिस होना चाहिए पैसा देने का या पैसे की कोई वैल्यू वाला सामान देने का। सही है। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन द इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, जो भैया प्रॉमिस है वो कंडीशनल है किसी इवेंट के होने पे या किसी इवेंट के ना होने में। आप तो शर्त लगाते ही रहते हो, है ना, बैटिंग करते ही रहते हो, तो ये वही है कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। कह रहा है लेकिन जो इवेंट है बेटा वो कैसी है, अनसर्टेन, देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड ऑन win या lose position, there must be a common intention to bet at the time of making such agreement and party should have no interest in the event except for the stake। सही है, यानी पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो इवेंट में ना होके सिर्फ स्टेक में यानी मनी या मनी वर्थ में है। समझ में आए आपको? 6 एसेंशियल। अगर आपसे पूछूंगा ना आप एक भी नहीं बता पाओगे,
तो इसलिए ध्यान से दोबारा से एक बार पढ़ो, ठीक है। 6 के 6 एक बार आप ध्यान से पढ़िए प्लीज। पहला किसके बारे में बोलता है बताना? मनी या मनी वर्थ में पेमेंट होनी चाहिए। दूसरा, दूसरा जो प्रॉमिस है वहां पे वो कंडीशनल होना चाहिए किसी इवेंट के होने पे या ना होने पे। तीसरा, वो जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए। चौथा, दो पार्टीज होती हैं, दोनों ही लूज और विन पोजीशन में होती है। पांचवा बताइए। हाँ, वहां पे इंटेंशन है दोनों की शर्त लगाने की, है ना? कब? जब वो एग्रीमेंट हो रहा है। और लास्ट, पार्टीज का इवेंट में कोई इंटरेस्ट ना हो के सिर्फ स्टेक में इंटरेस्ट है। आया या नहीं आया? आ जाओ, अब आगे आ जाओ। कह रहा है ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर दैट इज गैम्बलिंग। आइए, वेजर का मतलब गैम्बलिंग लिखा है मैडम। आइए, लॉटरी ट्रांजैक्शन पढ़िए। ए लॉटरी इज ए गेम ऑफ चांस। पढ़ो। ए लॉटरी इज ए गेम ऑफ चांस। क्या हुआ? चलो मैं पढ़ता हूं। ए लॉटरी इज ए गेम ऑफ चांस एंड नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज। लॉटरी क्या होती है बेटा? एक गेम होता है चांस का। चांस का ही तो गेम होता है, जिसका नंबर खुलेगा उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। वेयर द प्राइम मोटिव ऑफ द पार्टिसिपेंट इज गैम्बलिंग, द ट्रांजैक्शन अमाउंट टू ए वेजर। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेजर बोलते हैं। इवन इफ द लॉटरी इज सैंक्शन, देखना ध्यान से, कह रहा है इवन इफ द लॉटरी इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज ए वेजरिंग ट्रांजैक्शन। समझ में आया? कह रहा है चाहे गवर्नमेंट ने उसको लीगल बोल रखा हो, सैंक्शन का मतलब यही हो गया कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे रखा है, खेलो, डन, लेकिन वो फिर भी क्या है बेटा? वेजरिंग ट्रांजैक्शन। समझ में आया आपको? चले। The only effect of such sanction is that the person responsible for running the lottery will not be punished under the IPC। कह रहा है सैंक्शन देने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो बंदा लॉटरी चला रहा है ना, ओनर, वो पनिशेबल नहीं है, उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो खेल सकता है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को हम वेजर ही बोलेंगे और वॉइड ही बोलेंगे, क्योंकि हम ऐसे ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करते। हमारे इंडिया में माना जाता है कि जुआ खेलना क्या है बेटा? गैम्बलिंग है, और वो एक तरह से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आप बताओ, ड्रीम 11 आपने देखा होगा, खेलते भी होगे, ड्रीम 11 में टीम बनाते होगे। अगर आपने टीम बनाई और आप करोड़ रुपए जीत गए और वो नहीं दे रहा, क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते, लीगली इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना कर रहा है। अगर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होगी जो वेजरिंग नेचर की होगी तो नहीं। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन डिलीवरी की है, जब आप पोजीशन बनाते हो, जब आप शेयर खरीदते हो, तो दो तरह से खरीद सकते हो, या तो ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पोजीशन बनाना। पोजीशन का मतलब ये होता है कि मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए, अब वो मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी बेचूं, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप क्या करोगे? पैसा लगाओगे। जैसे आप पे 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 में आपको 5 गुना खेलने का मौका मिल जाएगा, यानी 10,000 रुपए लगा के 50,000 का खेल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो 50,000 का जो आप शेयर खरीदोगे, उसमें ट्रेडिंग बता रहा हूं मैं, उसे लेकिन आपको एक दिन में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल करना ही पड़ेगा। अगर आप सेल भी नहीं करोगे, अपने आप सेल हो जाएगा वो। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे क्या डिलीवरी हो रही है? शेयर मिले मेरे को? नहीं, मेरे को राइट मिल गया 50,000 शेयर से खेलने का। उससे खेला और शाम को वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी ट्रांजेक्शन, जो भी रेट चल रहा होगा उस पर। तो ये प्रॉपर एक तरह से गैम्बलिंग हो गई, ट्रेडिंग। आ रहा है नहीं आ रहा? मैं तो दोनों। हाँ, सब में चार्ट पढ़ना पड़ता है। क्या? कोई ट्रिक नहीं होती। वो तो आपको मूवमेंट दिखता है, मूवमेंट कैसा चल रहा है। मूवमेंट का मतलब समझते हो? एक तरह से शेयर मार्केट का मौसम, उस शेयर को लेके मौसम कैसा, अच्छा है या खराब है। चले, समझ में आ रहा है?
किसमें किसमें? वो सब समझ गया, लास्ट में क्या बोला? विनिंग में? हाँ। नहीं, इंटरेस्ट उसका जीतने हारने में नहीं है ना। क्रिकेट का पर्पस क्या है आप मेरे को बताओ। अगर जो क्रिकेट हो रहा है इंटरनेशनल या नेशनल या आईपीएल मैच हो रहा है, पर्पस क्या है? कोई टीम जीतेगी कोई हारेगी, गेम है ना। अब वो बैटिंग लगा रहे हैं, उसका पर्पस इसमें नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसका मेन पर्पस इसमें है कि मेरा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। इंटेंशन देखो आप। कई बार ऐसा होता है लोग इंडिया में रह रहे हैं पाकिस्तान को जितवा रहे होते हैं, होता है नहीं होता? होता है। सट्टा लग गया भाई, वो कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, उनको उनको इसमें ही मजा आ रहा है, रह रहा है इंडिया में। समझ आ रहा है? चले आ जाओ। आ जाओ। कह रहा है लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू इट आर टेंड विद द इलीगलिटी। समझ में आया? समझ में आया? कह रहा है कि लॉटरीज को क्या बोला जाता है बेटा? इलीगल बोला जाता है, और उसकी जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन होगी उसे भी इलीगल ही मानेंगे। ये बात डिस्कस कर ली हमने। क्या ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे? कर चुके हैं। तो मैंने आपको अभी का सिनारियो भी बता दिया कि जो बेटा कुछ स्टेट्स हैं वो सैंक्शन देते हैं, वो कहते हैं खेलो, और कुछ स्टेट हैं जहां पे इलीगल है। डन। तो आपको इस हिसाब से ही दिमाग लगा के आंसर देना है। आपको क्वेश्चन में बताएगा कि इलीगल है या लीगल है उस स्टेट में। ठीक है, चलें आगे चलें। आइए 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 आइए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, प्लीज ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आइए देखो मैं पढ़ा रहा हूं। कह रहा है क्रॉसवर्ड पजल एंड द कॉम्पिटिशंस, ये क्या होते हैं? गेम होते हैं। कॉम्पिटिशंस का मतलब कि कोई भी गेम जहां पे किसी भी चीज का कंपटीशन चल रहा है। हाँ। आइए, क्रॉसवर्ड पजल इन विच द प्राइज डिपेंड अपॉन द correspondence of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor for a newspaper is a lottery and therefore a wagering transaction। क्या बोला? जो क्रॉसवर्ड पजल होते हैं, अरे वो नहीं बनाते, वर्ड्स वर्ड्स बनाते हैं कुछ, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, तो उस तरह के किसी पजल्स की बात कर रहा है कि अगर इस तरह के जो पजल्स हैं तो इनको भी हम वेजरिंग ही ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हम क्या अपने पास एक आंसर रख लेते हैं और आपको दे देते हैं कि आप सॉल्व करो, तो आप अगर सॉल्व करके ठीक सॉल्व कर दोगे तो आप जीत जाओगे पैसा। तो वहां पे भी आपका क्या है, आप इस ट्रांजैक्शन का, आपका खेलने का पर्पस क्या है? जीतना और हारना। सही है, जीतना और हारना। तो ये भी बेटा वेजरिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। समझ में आया? अब देख लो केस लॉ पढ़ लो। एक कह रहा है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी, नाम पढ़ लो क्या है? बंगवाला। आरएमडी पता नहीं क्या लिखा है, मैं बोल नहीं पा रहा। हाँ, चमर बंगवाला, पता नहीं, पढ़ लेना। आ जाओ आगे बढ़ो, फैक्ट में ध्यान देना आप। ठीक है, कह रहा है आइए, ए क्रॉसवर्ड पजल्स was given in a magazine, above mentioned clause was stated in the magazine, a solved a a solved his crossword puzzle and his solution। भैया नाम भी ए ही रख दिया है ना। ए एक बंदा है, उसने सॉल्व करा, उसका जो सॉल्यूशन है कॉरेस्पॉन्डेंट विद द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन केप्ट विद द एडिटर हेड, दिस वाज ए गेम ऑफ चांस एंड देयरफॉर ए लॉटरी वेजरिंग ट्रांजैक्शन। तो इस पे केस स्टडी भी आ चुकी है, यानी केस लॉ बेटा, ये केस हुआ होगा, ये केस हुआ होगा, है ना। तो इसमें जजमेंट आया था कि हम इसको क्या मानेंगे? वेजरिंग मानेंगे। तो इसका मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना, आपके पास जजमेंट आ चुकी है कि इसको क्रॉसवर्ड पजल वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको भी अपन क्या मानेंगे? वेजरिंग मानेंगे। आ गया आना। अब कह रहा है क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन वेयर द प्राइज आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड द इंटेलिजेंस आर द गेम ऑफ स्किल। ये गेम ऑफ स्किल है भैया, ये गेम ऑफ चांस नहीं है। ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे क्या बात हो रही है? कह रहा है पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक्स या क्रॉसवर्ड पजल जहां पे स्किल के बेसिस पे काम करना है। जहां पे किसके बेसिस पे काम करना है?
स्किल के बेसिस पे। तो कह रहा है प्राइज आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस आर द गेम ऑफ स्किल एंड हेंस द कंपटीशन आर वैलिड। तो वो वाले कंपटीशन क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। जैसे चेस की बात कर लें अपन, सही है, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 द प्राइज कंपटीशन इन द गेम ऑफ स्किल आर नॉट वेजर प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000 रुपए। कुछ समझ में आया आपको? ये वाला पैरा आप दोबारा से पढ़ लो एक बार और मेरे को बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। पूरा पैरा दोबारा पढ़िए, बताइए क्या स्किल्स के ऊपर खेले जाते हैं। वो मनी प्राइस जो होता है वैलिड होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी, एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, सब्जेक्ट टू, लेकिन 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 जुआ, वो कह रहा है जुआ खेल लो, मतलब स्किल वाला गेम खेल लो जिसमें पैसा लेन देन हो रहा है, लेकिन मम्मी ने बोला है 1000 रुपए तक खेलना। मम्मी ने बोला है 1000 रुपए तक खेलना, उससे ज्यादा पैसा मत लगाना, डूब जाओगे। कह रहा है उसको हम वैलिड नहीं बोल रहे। 1000 रुपए तक जुआ खेलने के लिए बोल रहा है, लेकिन स्किल वाला जुआ, समझ में आया आपको? कह रहा है नॉट वेजर नहीं माना जाएगा प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000 रुपए। अगर 1000 से ऊपर का प्राइस है तो उसको वेजर मान लेंगे, समझ में आया? अगर 1000 तक का प्राइस है तो वो कह रहा है हम वेजर नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने बोला छोटा मोटा पैसा है उससे खेल लो। हमने क्या बोला? छोटा मोटा पैसा है, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो खेल लो। समझ में आया? हाँ तो वेजर है, इलीगल नहीं है। हाँ हाँ, वेजर है, इलीगल नहीं है। नहीं देंगे आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो वेजरिंग हो गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो केस कर सकते हो, वेजर नहीं है फिर। अब सुनना, मैं बता देता हूँ, इसकी कहानी बता देता हूँ, फिर आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ये जो एक्ट है ये कब बना था? अब मैं बदतमीजों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, 1872, जब 1000 रुपए बहुत होते थे, जब 1000 रुपए बहुत होते थे, तब से ये एक्ट रिवाइज ही नहीं हुआ। तो ये हमारा गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अब गवर्नमेंट को यहाँ कितना लिखना चाहिए? आप बोलो कितने तक का जुआ खेलना चाहते हो? 1 लाख? 1 लाख होना चाहिए। तो तब के 1000 रुपए 1 लाख से ज्यादा ही होंगे, अगर आप पीछे जाके देखो तो। ठीक है, तो ये एक्ट तब से रिवाइज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे छुट्टी मुट्टी सी लिमिट है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। आपको ये सोचना है आप 1872 में बैठे हो, तो आपको याद हो जाएगी। आया या नहीं आया? चले, अब तो किसी को डाउट नहीं इसमें। तो कह रहा है 1000 रुपए तक का अगर आप खेलना चाहते हो स्किल का गेम तो आप खेल लो, वो वैलिड है। चले आगे आ जाओ। अब स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन पे आ जाइए बच्चे। कह रहा है एन एग्रीमेंट, मैडम देख रहे हो आप, एन एग्रीमेंट और ए शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन where the parties intended to settle the difference between the contract price and the market price of the certain goods or the share on a specified day is a gambling and hence void। समझ में आया? यही बात मैंने समझाई आपको कि ट्रेडिंग को ये वॉइड बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? आप पे कोई शेयर वेयर नहीं आया, आपने बस एक शेयर को एक्सरसाइज कर लिया, आपको पैसा मिल गया, आपको राइट मिल गया उसमें खेलने का। ठीक है, रियल में आपने परचेज नहीं करा। रियल में परचेज करने को बोलते हैं डिलीवरी लेना, जिसमें मेरे पास शेयर्स आते हैं, दिखते हैं वो कितने शेयर खरीदे। सही है, और ये किसकी बात कर रहा है? आपको राइट मिल गया खेलने का कि आप इसमें पैसा लगा लो, लेकिन शाम तक आपको निकालना है पैसा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम गैम्बलिंग ही बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वॉइड ही बोलेंगे। सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहना है। सही है, चले चलो। अब देखना एक और लिमिट आ रही है, ध्यान से समझना, दिमाग खराब होने वाला है आपका। आ जाओ, आइए। कह रहा है हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, ए हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर द प्राइस पेबल टू गेट, सॉरी टू बेट द विनर, बेट है भाई,
कह रहा है ए हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर द प्राइस पेबल टू बेट द विनर इज लेस देन 500 इज ए वेजर। बताओ, समझो, रोक रहा हूं मैं। कह रहा है, सुनना सुनना, यहां पे क्या बोला देखो, ए हॉर्स रेस कंपटीशन, ए हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर द प्राइस पेबल टू बेट टू द बेट विनर इज लेस देन 500, तो उसे वेजर बोल दिया। कह रहा है 500 से कम में अगर खेल ले हो ना तो ये वेजर है, 500 से ज्यादा में खेल ले हो तो वेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बेटा सुनो, उस वक्त ज्यादा गेम होते नहीं थे, सिर्फ हॉर्स रेस होता था। पुराने टाइमों में आप मूवी भी देखोगे ना तो उसमें हॉर्स रेस दिखाते हैं ज्यादातर, है ना। तो हॉर्स रेस को ये सपोर्ट करना चाहते थे, और क्योंकि घोड़े घोड़े का प्राइस इतना महंगा होता है, फील्ड इतनी महंगी होती है, जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, जो संभाल रहा है इन सब चीजों को, वहां पे पैसा ज्यादा लग रहा है, तो वो ये प्रमोट करना चाहते थे कि पैसा ज्यादा लगाओ इसमें। क्या करना चाहते थे? पुरानी बातें हैं ये, पैसा ज्यादा लगाओ। तो बोला 500 से कम लगाओगे ना तो हम क्या बोलेंगे उसे? वेजर। ऊपर कितना था? 1000। ऊपर कितना था स्किल वाले में? लेकिन वहां मम्मी ने क्या बोला है? 1000 तक खेल लियो बेटा, उससे ज्यादा नहीं। और लेकिन यहाँ पापा क्या बोल रहे हैं? आ रहा है समझ में? पक्का? अब देखो नीचे एग्जाम्पल और मजा आएगा। कह रहा है ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन विच ए प्रॉमिस टू पे 2 लाख प्रोवाइडेड। क्या हुआ बताना यहां तक, जहां तक बताना क्या हुआ। ए ने बी के साथ क्या करा है? एक एग्रीमेंट करा है जिसमें क्या होगा, ए ने प्रॉमिस करा है 2 लाख देगा प्रोवाइडेड चेतक विंस द हॉर्स रेस कंपटीशन। अगर चेतक जीत गया तो, ठीक है। दिस इज नॉट ए वेजरिंग ट्रांजेक्शन। हाँ जी, हाँ, लॉ में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तभी तो पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, खेलो। हाँ, आ जाओ। हाउएवर सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल इन द एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड दी। सुनना, कह रहा है हाउएवर सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल इन एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड प्लेट प्राइस सम ऑफ मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 और अबव टू बी अवार्डेड टू द विनर ऑफ ए हॉर्स रेस। मतलब हाँ हाँ, अरे तो बोला ना, प्रमोट करने के लिए लिखा है बेटा, ऐसा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझना पड़ेगा। अब देखना ये हाउएवर क्या बोल रहा है, सर फटेगा यहां पे। और पढ़ना, हाउएवर वाला कोई बताना चाहेगा? उज्जवल बताइए, हाउएवर वाला क्या लिखा है? ट्राई करो यार, सुन लो, आप इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चों इधर, क्या कब? किसके ऊपर? 2 लाख वाले में? ऊपर वाले में? वो तो वेजरिंग नहीं है, वो तो वैलिड है। 2 लाख वाला तो वैलिड है। मुझे ऐसा लगता है 5th क्लास के बच्चे को लॉ पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा है इनको। यही है, हॉर्स रेस 500 हाउएवर में। बदतमीज हो आप लोग, आ जाओ। ऊपर जो बात कर रहा था ना, ऊपर वो बात कर रहा था इसमें बैट लगाने की, सही है। अरे ऊपर किस में बात कर रहा था? इसमें बैट लगाने की। लेकिन नीचे बोल रहा है जो विनर को पैसा मिलने वाला है ना, नीचे बात कर रहा है विनर की। जो विनर को पैसा मिलने वाला है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, उस पे ये 500 का जो भी लिमिट विमिट है ये एप्लीकेबल नहीं है। देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है हाउएवर सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल इन एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्लेट प्राइस और सम ऑफ मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ
₹500 और above to be awarded to the winner of a horse race। समझ में आया? तो कह रहा है जो ये ट्रांजैक्शन, ये जो 500 की लिमिट है ना, ये जो 500 की लिमिट है, ये उसके विनर को अगर आप दे रहे हो तो ये क्या है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। हम बैटिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तो बैटिंग वाले केस में हमने बोला है ज्यादा का खेलो, लेकिन विनर को अगर आप दे रहे हो तो वो भी तो हार रहा है या जीत रहा है, वो भी तो हार रहा है या जीत रहा है। तो वहां पे हमने ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई, हमने ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई है। सही है, 500 की। उसे अगर आप 500 से कम भी देना चाहते हो तो दे दो, हम उसको वेजरिंग नहीं बोलेंगे। क्लियर है? देखो दोबारा से पढ़ रहा हूं ध्यान से। कह रहा है हाउ एवर सेक्शन 30 मतलब जिसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है, हॉर्स रेस 500 वाली, ठीक। कह रहा है इज नॉट एप्लीकेबल इन एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड दी प्लेट, प्लेट काट देता हूं, कंट्रीब्यूट टुवर्ड दी प्राइज, सीधा प्राइज पढ़ो, प्लेट कंफ्यूज कर रहा है आपको। प्राइज सम ऑफ मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 और अबव टू बी अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ ए हॉर्स रेस। सही है, समझ में आया? नहीं आया? आया नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो। देखो कह रहा है यहाँ पे, ये तो इतना तो आपको क्लियर है, यहां तक, यहां तक क्लियर है कि अगर हमने बैटिंग लगाई है 500 से ज्यादा की तो वो अलाउड है, 500 से नीचे रहे तो वेजर है। आ रहा है या नहीं आ रहा? और अगर 500 है तो, 500 है तो अलाउड है। ध्यान से देखो, यहाँ लेस देन 500 लिखा है। एक एक वर्ड को ना आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। अब मान लो लिमिट सीधा 500 ही आ गई एग्जाम में, तो आप सोचोगे वेजर था, नहीं था, था नहीं था, था नहीं था। आधे बच्चे गलत करके आएंगे, आधे सही करके आएंगे। सही है, तो 500 से नीचे बोला है, ठीक है, 500 तक ठीक है, ठीक है। चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन कह रहा है लेकिन ऐसी कोई लिमिट हमने वहां नहीं बोली जहां पे विनर हॉर्स रेस पे जो चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के जो दौड़ रहा है ना, उसके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई, ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई कि 500 से ऊपर क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, कि 500 से ऊपर वैलिड हो जाएगा। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि स्पेकुलेटिव है, इसको ये वेजर कहना चाह रहे हैं, इसको ये वेजर कहना चाह रहे हैं। जो बंदा दौड़ रहा है उसकी सैलरी डिसाइड हो वो बात अलग है, लेकिन हार जीत जो हो रही है उस पे जो प्राइज मिल रहा है, आप न समझ पा रहे हो आप, जो हार जीत हो रही है उस पे जो हॉर्स रेस जो घोड़ा दौड़ा रहा है, जो राइडर है, राइडर को जो प्राइज मिल रहा है, उसके ऊपर सेक्शन 30 ने कुछ नहीं बोला, उसके ऊपर सेक्शन 30 ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एक तरह का वेजर हो जाएगा। प्राइज में नहीं ले सकता, हो सकता है वो सैलरी पे काम कर रहा हो। अरे मेरा, मैं हॉर्स रेस करवाता हूँ, मैंने उसे सैलरी पे हायर कर रखा है, तू मेरा राइडर है। सही है, तो हो सकता है वो सैलरी पे काम कर रहा हो तो सैलरी तो उसकी वैलिड रहेगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन ये प्राइज मनी की बात कर रहा है कि इस पे हमारा सेक्शन 30 नहीं लगता। क्लियर है? पक्का? चले, तो जो सेक्शन 30 है वो सिर्फ बैटिंग की बात करता है। आपको ये कंक्लूजन लेना है कि जो सेक्शन 30 है वो किसकी बात करता है बच्चे, बैटिंग की। अगर बैट लगा रहे हो, अगर बैट लगा रहे हो और वो 500 या 500 से ज्यादा की है, सुन लो, अगर वो 500 या 500 से ज्यादा की है तो वो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, वो वेजर नहीं कहलाएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि उस वक्त ये प्रमोट करना चाहते थे इसको। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक। और ऊपर जो स्किल वाले थे वहां पे मम्मी ने क्या बोला है, स्किल वालों ने, यानी 1000 तक खेल सकते हो। चले, क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? चलो आ जाओ अब और दिमाग खराब होगा, आ जाओ। यहां तक समझ, लिमिट लिमिट इतनी थी, लिमिट खत्म, लिमिट दो ही है, 1000 500। 1000 तक मम्मी ने बोला है 1000 तक ही खेलना, पापा ने बोला है 500 से ऊपर खेलना, यानी 500 तक क्या है, वेजर है। आया या नहीं आया?
आ जाओ अब, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। कह रहा है ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग विद द वेजरिंग ट्रांजैक्शन बट नॉट वॉइड, कह रहा है देख लो प्लीज, कह रहा है ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग विद द वेजरिंग ट्रांजैक्शन बट नॉट वॉइड। देखो मैं आपको एक यूनिवर्सल एग्जांपल दे देता हूं इसका। आपने अपनी बाइक का या गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है? हाँ, तो अगर गाड़ी ठुक जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है कि पैसा नहीं दे रही? लेकिन आप अगर ध्यान से इस नेचर को देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका और इंश्योरेंस कंपनी का, ये भी तो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। सोच के देखो, एग्रीमेंट हुआ है ना। अरे मेरी एक गाड़ी है, गाड़ी का मैंने इंश्योरेंस करा लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी कब देगी पैसा बताना? मेरे को तो प्रीमियम पे करना है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? क्लेम देगी जब ठुकेगी या चोरी होगी, ये भी नहीं पता। पता है ये बात? एक इंश्योरेंस नाम की चीज होती है, अरे भाई पता है ना। तो कब देती है इंश्योरेंस कंपनी पैसा? जब एक्सीडेंट होगा, आग लगेगी, चोरी हो जाएगी, यही सब तो होता है। गाड़ी या तो चोरी हो जाएगी या ठुक जाएगी, तो आप क्लेम डाल सकते हो, क्लेम को वो वेरीफाई करते हैं, फिर आपको पैसा दे देते हैं। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये भी तो अनसर्टेन इवेंट पे ही है सर? हाँ बोलो, हाँ सर लग तो रहा है। लेकिन सर ये वेजरिंग नहीं है, सर ये वेजरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्ट में बोल दिया कि ये रिजेंबल लाइक वेजरिंग है, लेकिन हम इसको वॉइड नहीं बोलते, हम इन सब बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो हमने इनको क्या बोला है? वैलिड। आ गया। अब जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं जितने भी, वो सब क्या है बेटा? दिख लगेगा आपको वेजरिंग जैसा, लेकिन वो क्या है? वैलिड है। आया? जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वैलिड है। देखो पढ़ के देखो, पहले इंश्योरेंस ही पढ़ो, आ जाओ। कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इज वैलिड अंडर द लॉ, एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सही है? यहां पे हार जीत हो रही है क्या? आप बताओ, हार जीत नहीं हो रही ना, तो वेजरिंग नहीं है। हार जीत हो रही है क्या आपकी? है मैं इंश्योरेंस कंपनी से जीत गया, पैसा दो। यहाँ बैट वाली चीज ही नहीं है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये वेजरिंग नहीं है, क्लियर है। लेकिन लगता है, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है वेजरिंग जैसा। चले चलो, ये देखो, आ जाओ फिर ऊपर वाली बात देखो, नीचे दोबारा लिखी है। कह रहा है गेम ऑफ स्किल एथलेटिक कंपटीशन, कह रहा है क्रॉसवर्ड पजल पिक्चर कंपटीशन एंड एथलेटिक कंपटीशन where the prize are awarded on the basis of skill intelligence are the game of skill and hence such competition are valid according to the prize competition act 1955. The prize competition in the game of the skill are not wager provided the prize money does not exceed 1000 रुपए। अगर 1000 से ज्यादा हो जाएगी तो वेजर हो जाएगी। जैसे दीदी बोल रही थी कि सर मेरे स्कूल में अगर कंपटीशन हुआ है और 50,000 का प्राइज है तो वो वेजर है, मैंने बोला हाँ सही है, पुराना एक्ट है, उन्होंने छोटी लिमिट रखी है, वो बोलते हैं 1000 तक खेलो। सही है? आया या नहीं आया? क्योंकि बेटा अगर आप इस इंटेंट से सोचो ना कि आप लॉ मेकर हो, तब आपका दिमाग चलेगा। अगर आप मान लो यहाँ पे प्राइस ज्यादा लग दोगे, तो एक तरह से आप तो जुए को प्रमोट कर रहे हो। वो बात अलग है कि आप में स्किल आ रही है, वो बात अलग है आप में स्किल आ रही है, लेकिन आप कर तो रहे हो प्रमोट। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो ये इंटेंट रखी गई है इसके बिहाइंड। क्लियर है? चलो, कह रहा है कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। हेलो, शेयर मार्केट का जब जब नाम आता है मैं आपको नोटिफाई करता हूँ, आपने मुझसे डाउट पूछा है पढ़ाने से पहले, तो प्लीज देख लो। कह रहा है कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, इन दीज ट्रांजैक्शन इन विच, देखना ध्यान से, कह रहा है इन दीज ट्रांजैक्शन इन विच डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द शेयर आर इंटेंडेड टू बी गिवन और टेकन डू नॉट अमाउंट टू वेजर। तो कह रहा है जहां पे डिलीवरी दी जाएगी या ली जाएगी उसको हम वेजर नहीं बोलेंगे। यानी किसकी बात कर रहा है ये? होल्डिंग की बात कर रहा है, जहां पे आपकी होल्डिंग क्रिएट होती है और आप पोजीशन बनाते हो किसी शेयर में। पोजीशन बनाने का मतलब होता है कि आपने वो शेयर खरीद लिया, आप जब मर्जी तक उसको रख सकते हो, वो आपकी एसेट की तरह काम करेगा। आया या नहीं आया? हाँ, दो तरह से आप शेयर मार्केट में खेल सकते हो, या तो होल्डिंग बना के, पोजीशन बना के, यानी आपने वो शेयर खरीद लिया, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए,
या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग में आप शेयर होल्डर नहीं बनते, आपको वो राइट दे दिया जाता है कि आप इस शेयर में बैटिंग कर रहे हो एक तरह से। आ रहा है या नहीं आ रहा? प्रॉपर तो आपको सीए फाइनल के बाद समझ में आएगा क्या होता है, या खेलने से समझ में आएगा शेयर मार्केट। चले, चलो। तो कौन सा वाले को बोला है बताना, कौन से वाले को वेजर बोला है शेयर मार्केट में और कौन से वाले को वेजर नहीं बोला है? बोलो। जहां पे डिलीवरी टेक प्लेस होगी वो क्या है? वेजरिंग नहीं है, वो वैलिड है। यानी जहां पे आप होल्डिंग बना रहे हो, आप पोजीशन बना रहे हो, आप शेयर खरीद रहे हो, आप शेयर होल्डर बन रहे हो। आया या नहीं आया? लेकिन अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे वो क्या हो जाएगी? बोलो। वेजर हो जाएगी। क्लियर है? चले, चलो। अब ये पढ़ लो, 1 बज गया। अरे भैया काट दिया हमने तो। ये क्या है? चिट फंड। ये क्या होते हैं? आपने वो देखा, आपने नाम सुना होगा, मम्मियाँ, वो मम्मी जो किटी पार्टी नहीं, कह रही है किटी पार्टी, कमेटी, कमेटी। मम्मी लोग या लेडीज लोग आपस में बात कर लेती हैं और पैसे वैसे जमा करती हैं कहीं पे, वहां पे हम ऐसे करके पर्ची उछालते हैं, जिसका नाम खुलता है उसको पैसा मिल जाता है। अरे जैसे हम 10, मान लो हम 10 मेंबर हैं, हम 10 मेंबर हैं, हम 10 मेंबर ने क्या करा कि हम मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे, सब हजार हजार कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना हुआ? कितना हुआ? 10,000। अब 10,000 इकट्ठे हो गए पहले महीने, तो वो मिलेगा किसको? 10 की पर्ची डालेंगे, जिसका नाम खुलेगा ये तेरा, पहले उसको पैसा मिल गया। फिर अगले महीने उसका नाम हट जाएगा, दोबारा उसे नहीं मिलेगा, कहीं सोचो दोबारा उसका नाम हट गया, अब 9 की पर्ची उछलेगी, जिसका नाम खुलेगा अगले महीने उसको पैसा मिलेगा। देंगे सब। तो इससे क्या होता है? ये सेविंग को प्रमोट कर रहा है एक तरह से। आप दिमाग लगाओ, आपको लग नहीं रहा किस चीज को प्रमोट कर रही है ये चीज? सेविंग को, कि पैसा बचा रहे हैं लोग, इकट्ठा कर रहे हैं, सेविंग हो रही है। तो इसको हमने बोल दिया कि ये वेजर नहीं है। अगर आप इस तरह से पर्ची उछाल के किसी को पैसा इकट्ठा करके दे रहे हो तो वो वैलिड है। समझ में आया? आया या नहीं आया? आया। एक बार रीड मारो यहां से। कह रहा है चिट फंड डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजर, सेक्शन 30 इन, कह रहा है इन केस ऑफ ए चिट फंड a certain member of the person decided to contribute a fixed sum for a specified period, and at the end of a month the amount so contributed is paid to a lucky winner for the lucky draw of the lucky draw। सही है? तो वो लकी ड्रॉ निकाला, जिसका पर्चा खुला उसको अपन ने पैसा दे दिया। ये चीज किसको प्रमोट कर रही है? सेविंग को प्रमोट कर रही है। तो इसलिए हमने इसको वेजर नहीं बोला, और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? इसी के साथ हमारा वेजर खत्म हुआ, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के सारे पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए, जिसमें से एक मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी पढ़ा, जिसका नाम क्या था? वेजरिंग एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने पूरी एनालिसिस कर ली है ना। आ गया समझ में? पक्का? तो लिमिट याद रखेंगे। मम्मी ने बोला 1000 तक और पापा ने बोला 500 से ऊपर। चले, आ जाओ। अब एक छोटा सा ये भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंस आ सकता है पेपर में। आ जाओ। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है मेरे बच्चे? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या फर्क है? देखो मैं समझा देता हूं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। मीनिंग, पहले मीनिंग देख लो बच्चे। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की, तो कह रहा है इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई दी लॉस। इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? अगर आप देखो जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका पर्पस क्या है? हाँ, इंडेमनीफाई का मतलब समझते हो आप? इंडेमनीफाई को बेटा हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति। क्षति का मतलब होता है लॉस, पूर्ति का मतलब होता है कंपनसेट करना। ठीक, तो लॉस को कंपनसेट करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझ में आया? अरे इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? जो मेरे क्लाइंट को लॉस हुआ है उसको मैं कंपनसेट कर दूं, यही तो इंश्योरेंस का पर्पस है, इसलिए तो आप कराते हो।
आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग में लिख दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो इंडिमनिफाई करने के लिए होते हैं लॉस को। लॉस को इंडिमनिफाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस करा जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, लेकिन वेजरिंग कैसा होता है? वेजरिंग तो आपने घोल घोल के पी लिया। देखो बहुत इजी है। इट इज ए प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। मीनिंग तो क्लियर है? आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? पॉइंट 2, कंसिडरेशन। देखिए यहां पे कोई कंसिडरेशन है क्या कॉन्ट्रैक्ट को करने का? वेजरिंग में वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो आ रहा है या नहीं आ रहा? वो तो जो हार और जीत का पैसा है वो तो मनी है, वो तो बात का प्राइस है, वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। कह रहा है देखो, देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन टू पार्टीज, दे आर जस्ट ए गैम्बलिंग ऑफ मनी। क्या कोई कंसिडरेशन है क्या एक दूसरे के प्रति किसी का? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ गैम्बलिंग ऑफ मनी हो रहा है, मनी में बात चल रही है, तो ये कोई यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ पे कंसिडरेशन होता है इंश्योरेंस में? द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द म्यूचुअल कंसिडरेशन, प्रीमियम एंड कंपनसेशन अमाउंट। क्या वहां पे कंसिडरेशन है? हाँ कंसिडरेशन है। आप प्रीमियम पे करोगे और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा पे करेगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। हाँ। तो बताना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंसिडरेशन होता है? हाँ होता है। क्या होता है कंसिडरेशन? मेरे लिए क्लेम कंसिडरेशन, कंपनी के लिए प्रीमियम कंसिडरेशन। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है? देखो, इंश्योर्ड पार्टी हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और द प्रॉपर्टी शॉर्ट टू बी इंश्योर्ड। तो वहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाता है, लाइफ का या जो भी प्रॉपर्टी आप इंश्योर करा रहे हो उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाता है। यानी वो इंश्योर हो जाती है कि आपको पैसा मिल जाएगा जब इसमें कुछ भी लॉस होगा या कुछ भी टूटेगा फूटेगा तो। सही है? देखो, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कुछ होता है? नहीं। तो कह रहा है देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, देयर इज बैटिंग ऑन द अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का कोई लेन देन है ही नहीं, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा आपको। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? गैम्बलिंग कर रहे हो। आप किसी और की लाइफ से या किसी की प्रॉपर्टी से या किसी और अनसर्टेन इवेंट के बारे में सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो। डन? तो वहां पे कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट क्यों बनाया इंश्योरेबल इंटरेस्ट? क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से। तो इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे नहीं होता। सिंपल सी बात है। आया नहीं आया? कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कह रहा है एक्सेप्ट। अच्छा, लाइफ वाले में कोई इंडेमनिफाई कर सकता है क्या? लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट का, लाइफ जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है? क्या आप किसी की लाइफ की किसी भी चीज से पूर्ति कर सकते हो? नहीं। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं बोलेंगे, वो तो सिर्फ एक सपोर्टिंग अमाउंट होता है लाइफ इंश्योरेंस। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉस। सही है? समझ में आया आपको? तो कह रहा है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेटा उसका मेन इंटेंट क्या होता है? इंडेमनिफाई करना उस पर्सन को जिसका लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है देखो, लूजर हैज टू पे द फिक्स अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। यहाँ पे लूजर जो होता है, विनर उससे पैसे मांगता है, ला भाई निकाल। बहुत हो गया। आया? आगे चलो। इनफोर्सिबिलिटी, ये वैलिड है, इनफोर्सेबल है, ये वॉइड है, अनइनफोर्सेबल है। क्लियर है? आइए, प्रीमियम, कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड एक्चुरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। जो भैया प्रीमियम के अमाउंट निकालते हैं वो बेटा एक्सपर्ट लोग होते हैं। आपने एक्चुरी का नाम सुना होगा? एक्चुरी नहीं सुना? एक्चुरी का एक कोर्स होता है जो बेटा एस्टिमेट और जजमेंट पे काम करते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, आप भी कर सकते हो। ठीक है? तो वो लोग इस तरह की कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं कि कितने के इंश्योर्ड पे, कितने के सम इंश्योर्ड के लिए कितना प्रीमियम कंपनी को चार्ज करना चाहिए। समझ में आया आपको? सही है? तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक और एक्चुरियल कैलकुलेशन पे होती है। कह रहा है यहाँ पे कोई नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन एज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग में कोई कैलकुलेशन करते हो? किसी ने शर्त लगा ली 100 की, किसी ने 1 करोड़ की,
है, वो तो उसके मन के ऊपर है और पैसे के ऊपर है। सही है, आगे आ जाओ। पब्लिक वेलफेयर कह रहा है दे आर द बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, तो इसलिए हमने इसको प्रमोट करा, लेकिन दे हैव बीन रिगार्डेड एज अगेंस्ट दी पब्लिक वेलफेयर, इसको हमने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना है, तो ये पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है। आया समझ में? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। और अभी के अभी मैं आपसे दोबारा से पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट? बताइए, सुनिए जल्दी जल्दी सुनिए, मैं बेसिस बोलूंगा, आपको बस आंसर देना है, ठीक है? बेसिस है हमारा पहला मीनिंग, मीनिंग में बताइए क्या क्या है? हाँ, दो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडेमनिफाई करने के लिए होते हैं, और ये बस मनी और मनी वर्थ में काम करते हैं, है ना, अनसर्टेन इवेंट पे बेस होके। कंसिडरेशन, इंश्योरेंस में कंसिडरेशन होता है, प्रीमियम उसके लिए, क्लेम हमारे लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक, लेकिन वेजरिंग में क्या कोई कंसिडरेशन होता है? वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, वो बस जस्ट गैम्बलिंग है। आगे आइए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिलता है आपको, लेकिन गैम्बलिंग यानी वेजरिंग के केस में कोई ऐसा इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, बस आप दूसरे के किसी इवेंट पे, किसी की लाइफ पे, किसी प्रॉपर्टी पे बैटिंग लगा रहे होते हैं। आइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ पे होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, यानी लाइफ को छोड़कर बाकी सबकी आप क्या कर सकते हो? क्षतिपूर्ति कर सकते हो, यानी आप लॉस को कंपनसेट करा सकते हो। लेकिन लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में लूजर क्या करता है? लूजर को, विनर को बस पैसा पे करना होता है, यहाँ पे कोई इंडेमनिफाई नहीं कर रहा वो एक दूसरे को। इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में बोलेंगे, बताइए। इंश्योरेंस वैलिड होता है इसलिए इन्फोर्सेबल होता है, वेजरिंग वॉइड होता है इसलिए अनइन्फोर्सेबल होता है। प्रीमियम के बारे में बताएंगे, यहाँ पे जो प्रीमियम निकलता है वो बेस्ड होता है कुछ साइंटिफिक और एक्चुरियल कैलकुलेशन पे, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट निकल रही है वो कुछ भी बोल दे रहे हो आप, कुछ भी अमाउंट बोल के क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? बैटिंग कर रहे हो। पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन सा बढ़िया है? इंश्योरेंस बढ़िया है, लेकिन वेजरिंग अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। आया या नहीं आया? लिख दोगे पक्का? चलो बहुत बढ़िया, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अभी 10 ही बजे हैं यार। 2 मिनट का ब्रेक।